तेरा माइक तेरे पास है ना, तो चालू कर। समीर, ये तेरे को सिर्फ इशारे से बताना है कि आवाज आ रही है। लगा कौन? आ रही अंकल जी? हम लोग जो बोल रहे हैं आ रहा? हाँ हाँ, तू बोल के मत बताना, हाँ तू इशारे से बता। हाँ आ रही है ऐसे करके, हाँ। दो ऐसा करके दो हाँ। उंगलियां में आ रही है। नहीं, मैं तो उसमें से स्क्रीन से तो उसमें से आउट हो रहा हूँ। ठीक है, कालक नहीं हो रहा। बातचीत शुरू करें। नहीं अभी रुक जाओ, क्या शायद नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही शायद। यूट्यूब इज नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो टू मेंटेन स्मूथ स्ट्रीमिंग। तो हॉटस्पॉट भी दें क्या? नहीं, अब वो तो एक ही नेट चलेगा, कोई भी एक। उसको खोल के इधर लिया। नहीं समझता कुछ भी बात यार। उस तरफ रखूं के इधर आ रहा है? उसको खोल के इधर लिया। नहीं समझता कुछ भी बात यार। तो इसको आउट करना पड़ेगा, कैसे करूं? चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। हम लोग पहली बार मैं डॉक्टर अनिल सक्सेना और श्री संत शुभम देशवाड़े लाइव आपके सामने आ रहे हैं। और ये हम लोगों ने पहली बार यूट्यूब में 100 सब्सक्राइबर से ऊपर पूरे किए कल्पतरु चैनल के। और अब हम लोग आज पहली बार आज आपके समक्ष लाइव आ रहे हैं। और आपको आप अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपा करके कमेंट्स में लिख दें। यस लिखेंगे तो हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ऑडियो वीडियो अच्छा आ रहा है और आप लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और ये जो सेशन है इसको हम लोगों ने खास तौर पे इसलिए रखा है कि ये एक पहला प्रयोग है और एक लाइव प्रयोग है। और मैसेजेस जो आप देंगे हमको तो उसके भी हम बात करेंगे। आज एक चीज हो रही है कि जो हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं जिसको कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं। इसमें कुछ अड़चनें आएंगी, कुछ बाधाएं आएंगी। आशा है आप लोग इसको क्षमा करेंगे। और हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि ये थोड़ा सा अभी बिल्कुल टेक्निकली हम लोग बहुत साउंड नहीं है, हालांकि काफ़ी कोशिश हो रही है। और हार्डवेयर की भी कुछ चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर की भी कुछ चीज़ें हैं जो करते करते वो सारा चीज़ हम लोग मास्टरी कर लेंगे। और सभी लोगों को थोड़ी बाधाएं शुरू में आती हैं। मैंने कई वीडियोस भी किए हैं कि हर वक्त में एक बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं से भयभीत हुए बिना अगर कार्य किया जाए तो ही एक बड़ी सफलता हमारे हाथ आती है। और अगर बाधाओं से डर करके हम काम को छोड़ देंगे, मैंने एक वीडियो भी किया था इस बात पे और बहुत उसको लोगों ने देखा और उसमें लाइक आए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि एक बाधा दौड़ है ये, और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करेंगे। मैं शुभम से कहूँगा कि वो थोड़ा सा कहे कि उसके चैनल में जो वो काम कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल के चैनल पे वो काम कर रहे हैं। मैं कल्पतरु के चैनल में मेरा अध्यात्म या मेडिटेशन और
ज्योतिष और आयुर्वेद, ये 3 मेरे खास तौर से सब्जेक्ट हैं। एक चौथा संगीत का मुझे शौक है, उस पर भी अपन बात करेंगे कभी, और ज्योतिष पे भी बात करेंगे। आज मैंने ज़्यादातर आयुर्वेद और मेडिटेशन को लेकर के बात करनी है। और मेडिटेशन या आध्यात्मिक या मन का अच्छी स्थिति, इसका संबंध पढ़ाई लिखाई से भी बहुत ज़्यादा है, सीखने से भी बहुत ज़्यादा है, लर्निंग से भी बहुत ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, किसी भी प्रकार के प्रोफेशंस के लिए हो, अगर उसको अच्छे से परफॉर्म करना है तो निश्चित रूप से इस बात का बहुत महत्व है कि आपका मन कैसा है, आपका आत्मविश्वास कैसा है, आप कैसे काम करते हो और आप अपने काम को कितना प्रेम करते हो, कितनी आपकी लगन है, कितनी आपकी इच्छा है, कितना आप अपने काम को इतना पसंद करते हो कि आप उसको प्राणपन से आप करना चाहते हो। तब ही कोई काम की क्वालिटी आती, तभी किसी काम में गुणवत्ता उत्पन्न होती है। और अगर ये ना हो, अगर हमारी लगन ना हो, अगर हमारा उसमें पूरा प्रयास ना हो, अगर हम पूरी दम ना लगा रहे हों, तो कोई भी काम में क्वालिटी कभी भी नहीं आती। और यदि हम उस काम को प्रेम से ना कर रहे हों, उस काम को मजा लेके ना कर रहे हों, उसको हम इंजॉय ना कर रहे हों, तो वो काम मजेदार नहीं हो सकता। शुभम, तुम बोलो, तुम्हारे जो इलेक्ट्रिकल गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल चैनल है, तो तुम्हारे जो स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे, उनको बात देख रहे होंगे, उनको भी एक नमस्कार कर लो। गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल से जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उन सबको मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, क्योंकि आपने अपना बहुमूल्य टाइम निकाला है। और उसके साथ साथ अभी बहुत सारी चीजें इसमें अनाउंसमेंट होने वाले हैं। अभी हमने कुछ प्राइस का भी अनाउंसमेंट किया है कि जैसे आप 1 क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपका 50 रुपीज मिलेंगे। और उसके साथ साथ और एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो कोर्स आने वाला है, वो कोर्स को कभी लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने आज लॉन्चिंग हुई। आप मतलब अभी स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा ना, आप बिल्कुल छोड़कर मत जाओ, कंटिन्यू बने रहो। और उसके साथ साथ कुछ कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड बातें करूंगा मैं आपको। जैसे कि अभी मैं 2016 से फ्री में ही कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से 1 रुपए नहीं लिया है। तो इस तरीके से ये जो मेरी जर्नी चल रही है वो कंटिन्यू चलेगी। उसके साथ साथ अभी हम बहुत कुछ यूट्यूब में भी, अब क्या डिजिटल हो गया, जब से लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें डिजिटल भी करनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन में फिर ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स थे पूरे बंद हो गए थे। फिर मैंने धीरे धीरे डिजिटल की तरफ अपना रुख मोड़ा। फिर उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल में जैसे आप देखोगे तो मैं जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया, लेकिन मैं पहले क्या था, वीडियो के साथ नहीं आता था, सिर्फ मैं आपको एक बात कह दूं कि शुभम के पास बहुत कम साधन होने पे भी उसके 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और वो मोनेटाइज होने की तरफ जा रहा है। मेरे तो अभी खाली 113 सब्सक्राइबर हैं और मेरे मोनेटाइजेशन की बात तो मेरे लिए बड़ी दूर की है। लेकिन शुभम ने इतने कम साधनों से, बहुत ही कम उसके पास संसाधन है, और वो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन अभी वो पढ़ाने के काम में ही लगा हुआ है और साधन उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है। और वो सभी ऐसे लोगों की मदद कर रहा है जो कि एस्पिरेंट्स हैं, जो अच्छी अच्छी परीक्षाएं दे रहे हैं, उन सबको वो गाइड करता है। तो इस कारण से मैं शुभम के लिए बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और मैं आप सब लोगों के लिए बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और ये जो एक चीज है कि हम लोग, आप मैसेज भेजेंगे, उन मैसेजेस को हम देखेंगे और उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और मैं ये पहले कह देना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों का पहला सेशन है और बहुत सारी अभी चूकें हम लोगों से होंगी, उनको आप से मैं एडवांस में क्षमा चाहता हूं। आप बने रहें, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए बने रहें। आप इसमें बने रहेंगे तो थोड़ी देर में हम एक फ्लो में आएंगे और आप लोग भी एक फ्लो में आएंगे और हम लोग एक साथ मिल करके एक सुर, एक ताल में बहेंगे और बहुत आनंद की उत्पत्ति होगी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि मेरे साथ चलने पर आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बहती प्रोग्राम मेरे पास है। मैं उसको आपको धीरे धीरे करके उसको खोलूंगा, कैसे कैसे चीजें होंगी, कैसे कैसे आप जहां हो, जिस हाल में हो, जिस भी तरह के प्रोफेशन में हो, हर जगह वो चीज जो मैं आपको देना चाहता हूं वो आपको मदद करेगी। वो है एक मेडिटेटिव वे ऑफ डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ। हालांकि डिसिप्लिन मेडिटेशन के डोमेन से अलग है, लेकिन फिर भी हमको संसार की भाषा में डिसिप्लिन ही उसको कहना पड़ता है। तो एक मेडिटेटिव डिसिप्लिन
हालांकि मैंने पहले कहा कि मेडिटेटिव होने में डिसिप्लिन नहीं होता और डिसिप्लिन जो है मेडिटेशन नहीं है, लेकिन कहने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि एक हम मेडिटेशन में अगर हैं, अगर हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, अगर हम जानते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं, अगर हम जानते हैं कि हम किस लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे इसी घड़ी में हम बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये अगर मुझे मालूम है तो उसमें श्रेष्ठता अपने आप आती है। और हर उस काम में जिसको आप जानते हुए करते हो, जिसको आप समझते हुए करते हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप जानते हुए करते हो तो हमेशा ही उसमें श्रेष्ठ हो जाता है। कर्मसु कौशलम योगम उच्यते, अर्थात कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग हो जाता है। जिस भी काम को आप कुशलता से, और कुशलता कब आती है, जब मनोयोग होता है, और मनोयोग के लिए आपको एक समझ पैदा होनी चाहिए। कोई सिद्धांतों से, कोई किताब पढ़ के, कोई इंटरनेट से, आपको कोई म्यूजिक सुन के ये नहीं होता, बल्कि ये आप स्वयं जब अपने ऊपर काम करते हो, आप अपने मन की तरंगों को, अपने थॉट्स को, अपने वेव्स को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने पूरी पर्सोना को ठीक ठीक जानते हो, तो आप ट्यून्ड हो जाते हो। किसके साथ? स्वयं के साथ। और वो ट्यूनिंग ही आपको आगे बढ़ाते जाती है। नॉलेज गुरु एंड रियलिटी। सर अभी हमारे पास 3 लोग कनेक्टेड हो गए हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं। पंकज डहरिया, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। So what is the question they are asking? हेलो सर बोल रहे हैं। अच्छा, हेलो, नमस्कार सबको। पंकज डहरिया, हाँ पंकज डहरिया है। हाँ। और ये आकाश देशवाड़े, नॉलेज गुरु एंड रियलिटी। हाँ हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत स्वागत है। आकाश, पंकज और ये नॉलेज गुरु किसी का यूट्यूब चैनल होगा। अच्छा, नॉलेज गुरु जी, आपका बहुत स्वागत है। और हम लोग आप कभी साथ में भी करेंगे, गूगल मीट पे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम करें। और यूट्यूब पे अपना नाम सेंड कर रहे हैं, संतोष सिंह बघेल। संतोष सिंह बघेल जी, धन्यवाद आपको आने के लिए, बहुत आपने कृपा करी आप आए, और आप रहिएगा साथ में तो हम लोग बहुत अच्छी बात करेंगे। और सारा ये कभी एक शुरुआती स्टेज पे है और इसको हम लोग एक नया नया शुरू कर रहे हैं। और आप प्रश्न भेज सकते हैं सब लोग, और उन प्रश्नों को हम लोग अपना हल करने की कोशिश करेंगे। और ये रवि तेजा बोल रहे हैं कि सर विल द टेस्ट स्टार्ट नाउ। हाँ बिल्कुल, टेस्ट स्टार्ट होगा जी। अभी हम लोग वो सारा वो जो टेस्ट है वो थोड़ा सा हम लोग उसको इसलिए अभी कर रहे हैं कि ये पहला एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चीज हो रही है। थोड़ी देर में हम टेस्ट को स्टार्ट कर देंगे, वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और वो बिल्कुल होके रहेगा आज। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं किसी भी जीवन के किसी भी विषय में, तो मैं उसको कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कोई जो सॉल्यूशन मेरे पास है उसको देने की। और उसके साथ साथ क्या अभी हम थोड़ा सा 2-3 मिनट रुक जाते हैं, अपने साथ और लोग कनेक्टेड हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम रुक रहे हैं। और प्रश्न आप लोग प्रश्न जरूर करिए सर, क्योंकि प्रश्नों से ही एक वार्ता का एक आरंभ होगा। ये लाइव है, इसमें कोई पहले से प्लान्ड चीजें नहीं है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे हैं। लाइव के मायने यही है कि जो आपके मन में जो बातें हैं उनके साथ अपन इंटरेक्ट करें। और ये एक बिल्कुल पहले से तयशुदा कुछ नहीं है, इसमें कोई एजेंडा नहीं है, और इसको हमको ऐसे ऐसे करना है। ये जो रवि तेजा है, गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल से आए हो आप? क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में भी मैं आपको देखा हूँ, आप सेंड करते रहते हो मैसेजेस, है ना। ये उसके साथ साथ अब चलो, अब कुछ देर में हम स्टार्ट करते हैं। अभी 10 लोग कनेक्टेड हैं। अब स्टार्ट करना चाहिए क्या? तो मैं सोचता हूं कि पहले मैं एक छोटी सी आपको एक स्टेज दे दूं, एक थोड़ी सी बात कर दूं कि हम लोग जो भी एक चीज है उसमें एक इंजीनियरिंग का जैसे सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट्स जो आएंगे टेक्निकल एस्पेक्ट तो हमेशा
शुभम बात करेगा। लेकिन अगर आपके पास ये समस्या है कि आपके सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, अगर आपको उसकी चीजें याद नहीं होती हैं, अगर आपको आपका सब्जेक्ट कठिन मालूम पड़ता है, तो इसमें क्या करना, ये मैं आपको गाइड करूंगा और शुभम टेक्निकल एस्पेक्ट को गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बहुत सारा काम करना चाहते हैं, हम सारे लोगों के लिए करना चाहते हैं, पर स्टूडेंट्स भविष्य है चूंकि हमारे देश का, हमारे समाज का, और ज्यादा जीवन उनके पास है, इसलिए उनको मैं ज्यादा मदद देना चाहूंगा। लेकिन सभी को मैं मदद करना चाहूंगा, जैसे कि जो हमारे साथी हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, उनके लिए भी मैं हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। आज डॉक्टर साहब ने, जो संतोष बघेल जी जो जुड़े हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और वो दवा के एलोपैथिक दवा को बंद करना चाहता है, तो उस स्थिति में अपन क्या आयुर्वेदिक से की मदद से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पहले आपसे ब्लड प्रेशर के विषय में एक बात बिल्कुल साफ कह देता हूं कि हम लोगों के हिसाब से एलोपैथिक के मॉडर्न मेडिसिन कहती है एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन, और वो पहले ही कह देते हैं कि इसके फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इसके एग्जैक्टली कोई कारण का पता आज भी नहीं है। तो फैक्टर्स होते हैं जो कि पक्के नहीं है, वो फैक्टर्स होने पे भी जरूरी नहीं कि बीमारी आए। तो अब मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर असल में हमारे शरीर में जब खून में गाढ़ापन आता है, तो उस गाढ़ेपन की वजह से प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर आप पानी की पाइपलाइन में से ऑयल को अगर डाल लेते हैं, तो ऑयल जो पानी की पाइपलाइन पानी के लिए बनी हुई होती है, डेंसिटी उसकी, और अगर उसमें से ऑयल का बहाव हो तो पानी की पाइपलाइन फट जाएगी। तो वैसे ही हमारे ब्लड प्रेशर की सिद्धांत है। पर आयुर्वेद में इसके लिए जो किया जाता है वो ये है कि हम खून के गाढ़ेपन को कम करेंगे। अब खून के गाढ़ेपन को हम कैसे कम करेंगे? सबसे पहले आहार, विहार, आचार, विचार, ये चार शब्दों को मैं छोटे सारांश में आपको बता देता हूं। आहार के विषय में मैं आपको बता देता हूं। आहार में जितना आप ऐसा भोजन जो प्रकृति ने बनाया, जो ईश्वर ने बनाया, अगर आप उस भोजन को ग्रहण कर रहे हो, आप ताजे फल खा रहे हो, आप सलाद खा रहे हो, आप उबली सब्जियां खा रहे हो, आप सादा खाना खा रहे हो, और अगर आप हफ्ते में एक बार कोई पिकनिक कर लेना चाहते हो तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप 6 दिन आप ऐसा करते हो कि आप खूब नेचुरल फूड खाते हो, और ज्यादा से ज्यादा जितना नेचुरल फूड, अगर आप मान लीजिए एक दिन आपको ब्लड प्रेशर कितना भी हो, अगर आपने एक हफ्ते तक के मूंग की दाल चावल की पतली खिचड़ी, सेंधा नमक, भुना जीरा, सेंधा नमक और अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च के साथ में आपने खाई, और आपने साथ में शंखवटी ली, और ये मैं आपको बाद में राइटिंग में भी डाल दूंगा कभी। तो ये जो चीजें हैं, शंखवटी आप इसमें खा लिए, और साथ में आपने डाइजेशन को अपने अच्छा किया। रात में आपने त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच या 2 चम्मच, और या फिर 1 चम्मच हर्रे का चूर्ण आपने खा लिया। सुबह आपका पेट खूब अच्छा साफ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम से कम 10 से 20 कम हो जाता है। दूसरी बात कि आपने अगर 7 दिनों तक लगातार मूंग की दाल चावल की पतली खिचड़ी खाई, और आपने 4 सेब रोज खाए, आपने नाशपाती खाई, आपने पपीता खाया, आपने 1 आध केला खाया, आपने सब ऐसी चीजें फल फलारू खूब सारे खाए, उबली सब्जियां खाई, कम सेंधा नमक का प्रयोग किया, सफेद नमक बंद कर दिया, व्हाइट शुगर बंद कर दी, आपने मिठाइयां नहीं खाई, आपने समोसा आलूबंडा नहीं खाया, आपने फास्ट फूड नहीं खाया, आपने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिए, आपने चाय कॉफी ज्यादा नहीं पी। अब ये सब अगर आप इस तरह से नेचुरल वे में आप चलने लगते हैं, अगर अपने शरीर में आप अननेसेसरी के केमिकल्स को नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारी बॉडी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए बनी है, हम जीवित वस्तुएं खा सकते हैं, हम केमिकल्स के लिए हमारी बॉडी का सिस्टम नहीं बना है। और हम अगर केमिकल्स को अपने डाइट में ऐड करते हैं, चाहे वो फ्लेवर के रूप में, कलर के रूप में हो, नकली स्वाद देने के लिए, टेस्ट के लिए कोई केमिकल्स मिलाए गए हों, तो खुशबू के लिए कोई फ्लेवर मिलाए गए हों, तो वो सब आपको केमिकल्स नुकसान करने वाले हैं, ये पक्का। तो इसलिए अगर आप जितना ताजे फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, उबला खाना खाते हैं, तो आप उतनी जल्दी आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि अगर आप
अदरक, सेंधा नमक, काली मिर्च डाल करके 7 दिन खिचड़ी का खाना खा लेते हैं। 7 दिन में आपका शरीर बिल्कुल नरम हो जाएगा। इसमें बहुत कम तेल या घी का बघारा करेंगे, और अगर आप मोटे हैं तो तेल से, और पतले हैं तो घी के बघारा कर सकते हैं, लेकिन हल्के घी में या हल्के तेल में। बहुत ज्यादा तेल या घी खाएंगे तो गड़बड़ होगा। अब दूसरा, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइजेस, पैदल चलना, मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन की तरफ यात्रा करना, उस विषय में मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको ब्लड प्रेशर के ये बिल्कुल 7 दिनों के एक जो आप पथ्य करने से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। प्रतिदिन हर्रे का चूर्ण 1 चम्मच रोज रात में खाएंगे, 1 से 2 मोशन आएंगे, आप देखेंगे 7 दिनों के अंदर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल के आसपास आने लग जाएगा। और आपको फील भी होगा, आपको सिर में भी जो भारीपन रहता है, सिर में जो दर्द रहता है, चक्कर जैसा रहता है, भनभनाहट रहती है, या आप गुस्से में ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, या आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो सब लक्षण आपके कम हो जाएंगे। तो ये ब्लड प्रेशर का हल है। और यही बहुत सारी बातें इसमें से वैसी हैं जो अगर आप डायबिटीज के ऊपर प्रश्न करें तो भी वही लागू हो जाती हैं, सिवाय इसके कि बहुत मीठे फल जैसे केले, अंगूर हम नहीं खा सकेंगे। धन्यवाद संतोष जी। जैसे संतोष बघेल जी का क्वेश्चन था कि शुगर और ब्लड प्रेशर का रोग आयुर्वेद में बिना एलोपैथिक दवाई के संभव है क्या? तो इसका तो आंसर अपन ने दे दिया है ना। जी जी। अब क्या अरुण बारवाड़े, सर मुझे थायराइड है, क्या करना चाहिए? भैया थायराइड बीमारी है आप के शरीर में। जो थायराइड का मतलब क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में पानी की जो टोटल क्वांटिटी होती है, हमारी स्किन के नीचे में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाली मैकेनिज्म होती है। और थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेगुलेटर है। और थायराइड होने की वजह ये होती है कि हम जरूरत से ज्यादा जल का संग्रह कर, जल धातु जो होती, जल महाभूत जिन पदार्थों में होता है, जैसे कि अगर आप चावल ही चावल का खाना खाते हैं, आप अगर चावल ज्यादा खाते हैं तो कृपा पूर्वक अपने मैसेज के उत्तर में यस लिखिएगा, कि यस या हाँ करके लिखिए आप, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि आप चावल ज्यादा खाते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, चावल यदि आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी पानी को स्टोर करने लगती है, पानी को कलेक्ट करने लगती है, पानी रुकने लगता है शरीर में। आप अगर मोटे होते हैं, अगर आप पसीना नहीं बहाते, अगर आप श्रम नहीं करते हैं, और आप लगातार चावल या चावल से मिलती जुलती चीजें या तली हुई चीजें खाते हैं, तो बॉडी में आपका पानी का स्टोर ज्यादा होने लगता है। पानी का स्टोर हुआ तो चमड़े का पसीना निकलना कम हो जाता, पसीना निकलना कम होने से और ज्यादा वाटर स्टोर होने लगता। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारे आयुर्वेदिक में जल महाभूत के प्रधानता रखने वाले जैसे केला, दही, खीर, पकवान, तली हुई चीजें, इनको पहले मना किया जाएगा। दूसरे नंबर पे आपसे कहा जाएगा कि सूखे गर्म पदार्थ खाएं। तीसरे नंबर पे हम आपसे कहेंगे कि आप हल्का सा सूंठ जैसे सूखे मसाले, हल्दी, सूंठ, तेजपात, इनका हल्की मात्रा में आप उबली सब्जियों के साथ में सेवन करें। और साथ में आप चावल बिल्कुल बंद कर दें। केला, दही, चावल, ऐसी जो गीली, ठंडी और भारी चीजें हैं और पचने में भारी और साथ में शरीर को भारी करने वाले सभी पदार्थों का आप त्यागन कर दें। जीरा आप अवश्य खाएं, भुना हुआ जीरा खाएं, थोड़ी अजवाइन खाएं, थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा गर्मी स्वभाव नहीं हो तो आप लहसुन भी थोड़ा सी खा सकते हैं। अब ये देखिए कि अगर आपने इन चीजों को किया और साथ में आपने प्रतिदिन सेंधा नमक और थोड़ा सा सूंठ मिला करके और हर्रे को आप अगर सेवन करते हैं प्रतिदिन रात्रि में 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में, तो आपका 1 महीना तक ये दवा को लेने से आपका सूजन और कम होना शुरू हो जाएगी। और मैं अभी हर्बली मेडिसिन ज्यादा इसलिए आपको बताऊंगा क्योंकि बाकी दवाइयां ऐसी होती हैं जो चिकित्सक के
निरीक्षण परीक्षण में लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपको हर्बल वो सेफ मेडिसिन बता रहा हूं जो आप घर के हजारों सालों से लोग हमारे बुजुर्ग भी त्रिफला और हर्रे का चूर्ण का प्रयोग करते आ रहे हैं और बहुत ही निरापद ये औषधियां हैं। हर्रे के साथ अगर आप सिंधा नमक मिला लेते हैं, हरितिकी का चूर्ण सब जगह 30-40 रुपये में हार्डली मिल जाता है 100 ग्राम, और बहुत आसानी से आप उसको अपने घर में तैयार कर सकते हैं। सूंठ और सिंधा नमक उसमें आप मिला लें, जीरा भुना हुआ मिला लें और इसका 1 चम्मच चूर्ण सवेरे 1 चम्मच चूर्ण शाम खाएंगे तो दिन में 2-3-4 बार आपको हल्का मोशन आने लगेगा, थोड़ा पतला आने लगेगा, सूजन बाहर निकल जाएगी। जैसे ही सूजन बाहर निकली थायराइड फिनिश होना शुरू हो जाती है। थायराइड कोई बीमारी हमारे लिहाज से नहीं है। पानी का संग्रह आपने नाश किया, थायराइड ठीक होना शुरू हो जाती है। हाइपर थायराइड एक अलग चीज है। मैंने अभी जो इलाज बताया वो हाइपोथायराइडिज्म का। हमारा एक वीडियो भी इसमें हमने डाला हुआ है यूट्यूब में, हमारे चैनल में अगर आप जाकर के देखेंगे तो आपको वीडियो भी मिलेगा जिसमें मैंने थायराइड के विषय में थोड़ी जानकारी दी। लेकिन मैं अभी थायराइड के लिए स्पेशली एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तो उसको भी और आपको होगा, और आप हमको मैसेज करके और यूट्यूब पर भी मैसेज करेंगे तो हम आपको मैसेज के जरिए से भी वापस रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको नंबर भी देंगे जिसमें कि आप हमसे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकेंगे। रवि तेजा सर, विच सब्जेक्ट क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क? तो रवि तेजा, इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी रहेंगे और मैं ज्यादा टेक्निकल की ऐसी बातें नहीं करूंगा कि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पूछ रहा हूँ, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोर सब्जेक्ट नहीं पूछने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल से जो कि ऑलरेडी आपने स्कूल में पढ़े होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल जीके जैसे सिंपल क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई बहुत हार्ड लेवल नहीं होने वाला। अभी बहुत ही बढ़िया ये सेशन होने वाला है। ये हम लोग मजे के लिए कर रहे हैं भैया, यहाँ कोई परीक्षा नहीं हो रही, टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ। और ये 50 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। हाँ। कि कोई आदमी इसके लिए टेंशन रखे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ रवि भैया कि ये देखना, ये बहुत मजे में अपन करेंगे। और जब आप रवि जब आप किसी चीज का मजा लेते हो, जब आप उसको एंजॉय करते हो तो आपकी लर्निंग बहुत तेज हो जाती है। आप लर्निंग का बेसिक सिद्धांत ये है कि आप लर्निंग को तभी अच्छे से कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता। आपको फिल्मी गाना क्यों याद हो जाता, आपको फिल्मों की कहानी क्यों याद हो जाती, आपको क्लास के कोर्स याद क्यों नहीं होते, आपको किताबें क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि आपकी रुचि जिस चीज में है, आपका इंटरेस्ट जिस चीज में, तो अपने सब्जेक्ट को आप मजा लेना शुरू करो, प्रश्न का मजा लेना शुरू करो। नहीं बन रहा है तो भी मजा लेना है, और बन रहा है तो भी मजा, बनने का भी मजा, और नहीं बना तो ये पता चला कि ये हमको मालूम नहीं है, अब हम इसको ग्रैब करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, हम इसको सीखेंगे। ये एक चीज है। अब देखिए, अगर आप इस बात को ठीक से समझ लेते हो कि अगर आप प्रश्न का नहीं मालूम है तो भी मजा लो, और मालूम है तो भी मजा लो, ये फिर हो गया मेडिटेशन। ये हर घड़ी हम सफलता का, असफलता का, लाभ का, हानि का, दुख का, सुख का, ये सब चीजों का जब हम एक साथ में, हम इनके साथ समभाव में जीने लगते हैं तो ये हो जाता है जीवन को जान करके जीना। हर घड़ी हर पल जीवन बह रहा है, हम भी उसके साथ बहते चले जाते हैं, और कोई आदमी के हाथ में कोई ऐसी स्थायी कंट्रोल नहीं है। जीवन जो है कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर घड़ी का मजा लेना, पर वो मजा लेना जबरयाना विधि नहीं है। मैं आपसे पहले कह दूं कि आपको मजा लेने के लिए आप खाना खाते हो तो आप बीमार पड़ने वाले हो। मजा लेने के लिए अगर आप जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा आप वीडियोस देखते हो, ऑडियोज सुनते हो, या कुछ भी चीज यदि आप खींच करके जीवन से सुख लेना चाहते हो तो आपको दुख मिलने वाला है। ये सुनिश्चित नियम को जान लेना पड़ेगा। आज एंटरटेनमेंट का क्या मायने होते, सभी लोग विचार करें कि एंटरटेनमेंट के मायने क्या होते हैं। एंटरटेनमेंट की सब लोगों को इतनी क्यों जरूरत है? एंटरटेनमेंट नहीं होता तो आप क्या होता है, कौन होता है आपके साथ? जब आप अकेले होते हो तो आपके साथ कौन होता है? आप खुद ही होते हो। अकेले होते हो तो बोर होते हो। आप क्यों होते हो बोर? किसके साथ हो रहे हो? आप स्वयं के साथ होते हो तो आप बोर होते हो। यानी बोर कौन हुआ? बोर हम खुद हुए, बोरिंग खुद ही हम लोग बोर हो गए। आप देखिए, अगर आप अपने साथ भी आनंदित हो जाओ, इससे बड़ा कुछ भी आनंद नहीं हो सकता।
अब इसको स्वयं के साथ आनंदित होने की कला ही मेडिटेशन है। स्वयं के साथ आप अगर आनंदित हुए तो आप बूढ़े से भी बूढ़े हो जाओ, आप बीमार हो जाओ, आप कुछ भी हो जाओ, अगर आपने सीख लिया स्वयं के साथ आनंदित होना तो फिर निश्चित रूप से आप दुखी नहीं हो सकते। दुख में भी दुखी ना होना और सुख में अहंकार में नहीं पड़ना। कुछ मिल गया तो अहंकार ना होना और नहीं मिला तो दुख ना होना। ये समभाव जब पैदा हो जाता है जीवन में, और ये हो सकता है हर किसी के जीवन में संभव। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोशिश करना बंद कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों समस्याओं को हटाने की कोशिश नहीं करते हो। आप हर उस पराक्रम को करोगे जो जरूरी है। तो इस भांति से करना है हमको भैया। और सर अब कुछ स्टार्ट करें? क्विज स्टार्ट कर दें, हाँ। ताकि लोग जो जितने भी शामिल हुए हैं वो इसमें शामिल हो जावे। क्विज स्टार्ट कर दें भैया। अब हम क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना? बिल्कुल। 10 प्रश्न जो है इसमें शुभम की तरफ से हैं और 10 प्रश्न मेरी तरफ से हैं। मेरे प्रश्न अध्यात्म से रिलेटेड है। रवि भैया आप सुन रहे हो तो देखना कि शुभम के प्रश्न गणित और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और मेरे प्रश्न अध्यात्म से, मेडिटेशन से, आयुर्वेद से और रिलेटेड है। और साथ में एक जनरल जो हम वेलबीइंग के लिए, लोगों को वेलनेस के लिए जो मैसेजेस देते रहते हैं उसको लेकर के। तो ये प्रश्नों को आपके 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न पर 50 रुपया है और टोटल प्राइज मनी 1000 रुपया है। और जो लोगों के मैसेजेस हमको पहले आएंगे, सही उत्तर के मैसेज आएंगे, उनको ये इनाम हम घोषित करके 20 लोगों की लिस्ट हम जारी कर देंगे और उस 20 लिस्ट के लोगों के यूपीआई लेकर के हम उनको पैसे भेजेंगे। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि स्क्रीन प्रॉपर तरीके से स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, है ना? थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं हम लोग खुद मोबाइल से टेस्ट कर लेते हैं, है ना? आने लगा है ना? इसको पूरा इसको देखते हैं ना कि तो हम अब क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज का क्विज है संडे स्पेशल क्विज। सरल प्रश्नों के उत्तर देकर ज्ञानवर्धन के साथ साथ पुरस्कार जीते हैं। प्रत्येक सही उत्तर पर 50 रुपीज जीते हैं, है ना? यूट्यूब लाइव आज का होने वाला है, जैसे कि 11 AM जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। प्रत्येक सही उत्तर पर 50 रुपए जीते हैं और जो पहले देगा उसका सही उत्तर माना जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक्स, जो पॉसिबल टॉपिक्स है जो हम आपको देने वाले हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लास 10th टू ग्रेजुएशन, क्वेश्चन रिलेटेड टू आयुर्वेद एंड ज्योतिष, है ना? इन जो 4 टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा क्विज स्टार्ट करते हैं अब, है ना? बहुत टाइम हो गया, हमने भी आपका बहुत टाइम ले लिया, अभी कम से कम आधा घंटा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्विज। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, है ना? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ए थॉमस अल्वा एडिशन, बी निकोला टेस्ला, सी सर आइजैक न्यूटन और डी ओम। तो रिप्लाई करें। आप लोग जो मैसेज डालेंगे उसका टाइमिंग नोट हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं, अरुण बारवाड़े ने दिया ए आंसर। अरुण बारवाड़े सर कुछ लिखने के लिए है कि अरुण बारवाड़े, है ना? तो ये जो पहला हमारा क्विज है उसने अरुण बारवाड़े ने दिया। ये रिकॉर्ड बन गया ना? ये तो ऑलरेडी यूट्यूब में रिकॉर्ड यूट्यूब में रिकॉर्ड बन जा रहा है ना? तो अरुण भैया बहुत बधाई हो, आपका उत्तर हाँ सही उत्तर सही है और आप 50 रुपए के इनाम के हकदार बन गए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपना नंबर मैसेज करेंगे तो हम आपको पैसे भेज देंगे, है ना? तो आपका आंसर करेक्ट आया। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 है
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, सर आइजैक न्यूटन, डी माइकल फैराडे। तो आपको इसमें आंसर देना है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। तो यहां पर जो है पंकज डहरिया ने दिया है आंसर डी माइकल फैराडे। तो यहां पंकज डहरिया विनर हुए इस क्वेश्चन के। पंकज डहरिया जी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप 50 रुपए जीत चुके हैं। आपको आपके यूपीआई आईडी पे 50 रुपए भेज दिए जाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करते हैं कि कमेंट यहां से देखते हैं, लाइव कमेंट्स। ये रहा आपका आंसर, सही है डी, है ना। डी आंसर आपका करेक्ट है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कौन थे भारत के पहले इंजीनियर? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन डी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। है ना, कौन थे भारत के पहले इंजीनियर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बहुत आसान है ये सवाल कि विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किसने किया। ये क्या क्या प्रश्न था? ये विद्युत का नहीं, कौन थे भारत के अच्छा, पहले भारत के पहले इंजीनियर, सॉरी। हाँ। पहले आपका प्रश्न है भैया, कौन थे भारत के पहले इंजीनियर? ये पंकज डहरिया ने सही आंसर दे दिया, ऑप्शन सी। पंकज डहरिया जी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसमें भाग लेने के लिए। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। हाँ, और आपके 50 रुपये हम आपको यूपीआई के जरिए दे देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं ना। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एसी पावर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी निकोला टेस्ला, ऑप्शन सी सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी माइकल फैराडे। ये आकाश देशवाड़े ने आंसर दिया बी निकोला टेस्ला, जिनका आंसर की सही है। आकाश जी बधाई हो, आपका उत्तर बिल्कुल सच सही है। और आपके 50 रुपये आप जीत चुके हैं, जो कि आपको यूपीआई के जरिए हम भेज देंगे। नमस्कार, धन्यवाद आपको भाग लेने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो ये प्रश्न है। और 4 ऑप्शन है आपके पास। ये आकाश देशवाड़े ने आंसर दिया डी। ये क्या बोलते हैं, सही है या गलत है? ये सही आंसर। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हाँ। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आकाश भैया बहुत बहुत बधाई हो, आपको 50 रुपए आप जीत गए हो। एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a फॉर्मूला का उपयोग है। ऑप्शन ए द्विघात समीकरण का हल करने के लिए, ऑप्शन बी एक त्रिघात बहुपद का हल करने के लिए, ऑप्शन सी रैखिक बहुपद का हल करने में, ऑप्शन सी किसी भी बहुपद का हल करने में। ये भैया गणित का सवाल है, 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का है, और उसके ऊपर के लोग भी उत्तर दे सकते हैं। और शुभम के ये क्लास का ये सवाल है, और ये काफी टेक्निकल एक अच्छा सवाल है। अगर आप इसको जानते हैं तो आपके बहुत सारा
आगे की जो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये आपको मदद करेगा। तो ये फॉर्मूले को आपको जानना जरूरी है और इसको आप उत्तर देवें कृपा करके। ये पंकज डहरिया ने सही आंसर दिया है ना। पंकज डहरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जवाब सही दिए हो। आपको 50 रुपया यूपीआई के जरिए से भेज दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जीरो का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी श्रीनिवास रामानुजन। जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीनिवास रामानुजम। ये 4 महानुभाव हैं जिनका के बड़े योगदान है संसार की जो ज्ञान विज्ञान की जो क्षेत्र है, जिसके बल पे आज बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जीरो के बिना भैया कोई अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण भारत की जो देन है, क्योंकि शून्य के बिना कोई गिनती संभव नहीं है। इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण सारे संसार में माना जाता है। जो भी इसका उत्तर देगा वो बधाई का पात्र तो होगा ही, लेकिन एक ऐसी चीज, एक भारत की एक बड़ी भारी देन, और भारत फिर से एक नए पटल पर आ रहा है और विश्व गुरु बनने की तरफ तेजी से अग्रसर है। और मुझे विश्वास है कि अगली सदी पूरी की पूरी भारत की होगी। अगले 100 साल भारत संसार के मार्गदर्शन को उपलब्ध होगा। हमारे युवा, हमारे सब लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। हम एक बहुत शक्तिशाली और अच्छा देश बनेंगे जो संसार को लीड करेगा, साथ में उसको मानवता के मूल्यों की तरफ लेकर के वापस जाएगा। ये मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा होने वाला है। पंकज डहरिया ने सही आंसर दिया है सी। पंकज डहरिया जी, बहुत ही आप अच्छा खेल रहे हो और आपने ये तीसरा मेरे ख्याल से, क्यों? हाँ, तीसरा प्रश्न का सही जवाब दिए हो और आप 50 करके 150 रुपये जीत चुके हो। तो हमारे काफी बधाई के आप पात्र हो और ब्रह्मगुप्त बिल्कुल सही उत्तर है और ये आपको बधाई हो बहुत बहुत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वह भारतीय जो अनंत को जानता था। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी श्रीनिवास रामानुजन। ये क्या बोलते हैं, आकाश देशवाड़े ने आंसर दिया डी। आकाश देशवाड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए हो। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप 50 रुपए और जीत गए हैं। ये देखिए सर, ये आकाश, देखो आप देखिए, पहले आकाश देशवाड़े, उसके बाद पंकज डहरिया। हाँ, तो पहले आकाश है और इसके बाद हम लोग एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे। वेरीफाई कर लेंगे यार, सब कोई लड़ाई नहीं है। किसी में ऐसा नहीं है कि हम कुछ कोई पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं हो रहा कि हम, ये तो पूरा लाइव ही चल रहा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हमारा तो कोई पराया। बस बहुत ही अच्छा है, ये बहुत मजा आ रहा है इसमें भैया मेरे को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 1 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1 एंड 0, ऑप्शन डी इंफिनिटी। ये क्या है कि अभी थोड़ा सा इसमें डिले चल रहा है थोड़ा। हाँ, नहीं, थोड़ा सा मैसेजेस हम लोगों के पास आने में थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब जैसे ही कोई सही जवाब आएगा हम आपको तुरंत ही सूचित करेंगे। और एक को आपको स्क्रीन पे दिख तो रहा होगा सब लोगों को ये? हाँ, सबको दिख रहा है शुभम, है ना? तो जो तुम उत्तर दिखाते हो तो क्या वो भी दिख जाता है? हाँ, उत्तर भी दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है। नहीं, जब मैसेज आ जाता है तब करते हो? हाँ, मैसेज आने के बाद। मैसेज आने के बाद जब प्रश्न का आप उत्तर दे देते हैं तो हम सही उत्तर को भी डिस्प्ले कर देते हैं।
ये पहला आंसर रहा है रवि तेजा। रवि तेजा, बहुत बहुत बधाई हो। ये डी। रवि तेजा, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। सही उत्तर तो सबने दिए। हाँ। सही उत्तर सबने दिए, लेकिन रवि तेजा ने पहले दिया है ना। चलिए रवि तेजा जी, बहुत बहुत बधाई हो, सबसे तेजी से आपका उत्तर आया है, इसलिए आप 50 रुपए जीत गए हैं। और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर सही। ये सही उत्तर है, बिल्कुल आप बधाई के पात्र हो गए हैं। और यही तेजी, यही स्मार्टनेस, यही क्षमता, यही आत्मविश्वास आपको जीवन में बहुत आगे लेकर के जाता है। आप करते रहें, हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी क्विज लाएं ताकि एक मजा आए। ये सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं, कोई परीक्षा नहीं हो रही, कोई टेंशन का इसमें जरूरत नहीं है कहीं से भी। और ये मजे के लिए आप लोगों से जुड़ने का एक साधन है कि हम जुड़े। और अभी फिर मेरे प्रश्न भी आने वाले हैं। ये तो शुभम के प्रश्न चल रहे हैं, जैसे ही शुभम के प्रश्न समाप्त होंगे मेरे प्रश्न आएंगे। वो थोड़े अलग डोमेन के हैं, वो थोड़ी अलग दिशाओं के हैं। वो हम आपको भारत भूमि के जो मूल है उससे जोड़ने का प्रयास वहां पे करेंगे, और आप देखेंगे कि उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा। और ये अभी कोई ऐसा फाइनल नहीं है, अभी के इसके बाद जब लाइव होगा उसके बाद हम रिचेक करेंगे। ये भी अभी क्या होता है, अगर हाँ कुछ त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी, तो उसको संशोधन कर लिया, क्योंकि ये डिले भी होता है। और ये जो भी संशोधन होगा वो आप भी देख पाओगे अपने जो यूट्यूब चैनल है। जब भी आप ये वीडियो, हम तो लाइव ही रखेंगे, इसको हम प्राइवेट नहीं करने वाले, तो आप खुद देख सकते हो कि हमने दिया आंसर पहले, किसने दिया, तो पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा। वो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि ये बहुत थोड़े से पैसे है भैया, इसलिए कोई बेईमानी का ज्यादा सवाल और नहीं। उसके हालांकि ज्यादा भी हो तो भी बेईमानी होना ही नहीं चाहिए। और हमेशा हमको सत्यता पे, पारदर्शिता पे इस जीवन में भरोसा रखना चाहिए। जीवन में मूल्यों के साथ जीना बहुत जरूरी है। मूल्य का मतलब यही है कि आप अपने जीवन को मूल्यवान समझते हो, उसी भांति से सभी का जीवन मूल्यवान है, सभी की भावनाएं मूल्यवान है, सभी के विचार मूल्यवान है, और हमको इस भांति से सबको समझना चाहिए। और थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये डिले हो जा रहा है ये मोबाइल में, और इसमें थोड़ा सा 30 सेकंड का डिले चल रहा है। इसके कारण वो थोड़ा सा हम आंसर थोड़ा क्लियर नहीं कर पा रहे कि किसने फर्स्ट दिया, इसलिए वो हम मतलब आगे हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हुई हो तो उनको सुधार वेरीफाई करेंगे। और हमारे कम्युनिटी टैब में हम एक लिस्ट जारी कर देंगे, पारदर्शिता के साथ हम देंगे। हाँ, और पारदर्शिता से आपको पूरा सूचना देंगे, जो लिस्टिंग हम करेंगे उसकी। हाँ। और वो डिस्प्ले करेंगे आपको स्क्रीन पर, आपके मोबाइल की स्क्रीनों पर वो सब आ जाएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन ए x इक्वल टू इंडिटरमिनेट फॉर्म, ऑप्शन बी x इक्वल टू डिटरमिनेट फॉर्म, ऑप्शन सी x इक्वल टू 1, ऑप्शन डी x इक्वल टू 0। पंकज डहरिया का आंसर आया ये, जो कि सही है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। आप बधाई के पात्र हैं। आप मेरे ख्याल से 4 इनाम जीत चुके हैं, तो 200 रुपया आपके मेरे ख्याल से हो गए हैं। चलिए, लेकिन फिर भी अभी हम लोग रीचेक करेंगे लिस्ट को। यदि कोई आपसे पहले दिया होगा तो उसको दे देंगे, और नहीं तो फिर आपका तो बन ही चुका है। ठीक है, बहुत बधाई हो आपको। तो ये रहा आपका आंसर सही है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप खाना क्यों खाते हैं? ऑप्शन ए स्वाद के कारण, ऑप्शन बी मजा आता है, ऑप्शन सी खाना खाने में अच्छा लगता है, ऑप्शन डी भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं। जब तक आप उत्तर दे रहे हैं तब तक मैं आपको कह देना चाहता हूं कि बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग भी इसके गलत जवाब देते हैं। और आप पहचानिए कि इसमें कौन से 3 जवाब गलत हैं और कौन सा एक जवाब बिल्कुल एक्यूरेट है, और जल्दी ही उत्तर दीजिए। बहुत आसान ये प्रश्न है, ये जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज है। तो सर मैं ऐसा बोलता हूं कि अभी जो भी क्वेश्चन अपने हो रहे हैं, तो अपन लोग कंटिन्यू पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और उसका आंसर भी बता देते हैं, और लास्ट में अपन एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट को ही डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जो अपना डिले आ रहा है, उस डिले के कारण क्या हो रहा है कि कभी कभी अपन थोड़ा सा अपने से मिस्टेक भी हो सकती है कि ये पहले वो पहले, तो थोड़ा सा इसलिए हम सोच रहे हैं टेक्निकली इट इज पॉसिबल कि कुछ गलतियां हों,
और हम उनको सुधारने के लिए हर हमेशा तैयार रहेंगे। तो हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, और जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसमें सबके नाम रहेंगे कि किसने सही आंसर दिया, किसने गलत दिया, और कौन विनर है, किसने कितने रुपए जीते, कितने पैसे। तो सब कुछ एकदम पारदर्शी रहेगा। कोई ऐसा कुछ नहीं कि किसी के साथ भेदभाव कि कोई अपना कोई पराया। यहाँ तो कोई अपने पराये की बात ही नहीं है। सब अपने, आप सभी अपने सब अपने हैं भैया, सब अपने हो, अपन सब एक कोई पराया है नहीं। आप हमारी कल्पतरु यूट्यूब चैनल की एक फैमिली है, उस फैमिली के पार्ट बन गए हो। आप जुड़ रहे, हम लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, ये जुड़ने की विधि है और कुछ नहीं है। हाँ, ये हमारा इसका आंसर है, करेक्ट आंसर डी है ना। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भोजन जो है वो मजा आता है, इसलिए कई लोग कहते खाना खाने में अच्छा लगता है, खाना खाने से हम काम करते हैं इसलिए। मैंने उनसे कहा कि भैया पेड़ पौधे कोई काम नहीं करते, चिड़िया कोई काम नहीं करती, भैंसी गाय कोई काम नहीं करती, काम नहीं करते तब भी तो भोजन लगता है। तुम कोई नौकरी कर रहे हो इसलिए तुम्हें भोजन लग रहा है, ये बात सच नहीं है। जीवन जीने की अगर खाना नहीं खाओगे तो मरना होगा। ये बात सब लोग भूल गए कि हम लोग जीवित हैं। असल में लोग इसलिए इसका गलत उत्तर देते हैं क्योंकि लोग भूल गए कि वो जीवित है। हाँ, और जब तक अंदर से कोई सेंस ना आए कि भूख लगी है तब तक के खाने नहीं खाना चाहिए। चलिए भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर है। आ गया इसका? हाँ, उत्तर आ गया, दे दिया। किसको? नहीं, ये इसका उत्तर दे दिया ना अपने, करेक्ट आंसर भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता, उसका दे दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वो किसने दिया ये उत्तर सही? नहीं, अभी अपन लोग चेक नहीं कर रहे, लास्ट में लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यदि अपन तुरंत बता दे रहे हैं तो हो सकता है कि, चलो ठीक है, इसलिए पहले हम फिर जब लास्ट में एक बार अपन रीचेक करेंगे जो वीडियो लाइव करने के बाद डिक्लेयर कर देंगे, उसका फिर डिक्लेयर कर देंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इलाज की विधि, ऑप्शन बी यह दवा बनाने की विधि है, ऑप्शन सी यह इलाज की पुरानी विधि है, अब इसका कोई मतलब नहीं, ऑप्शन डी स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान, विज्ञान एवं विधि। देखिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल रिलेवेंट है आज की तारीख में। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन ने इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है, सर्जरी ने इतना प्रोग्रेस कर ली है, तरह तरह के स्पेशलाइजेशन हो गए हैं। इसके मायने ये हुए कि अब आयुर्वेद का कोई क्या मतलब रखा है यार, तुम काहे के लिए ये आयुर्वेद की बात करते हो। मुझे भी कभी कभी कुछ लोग, हमारे साथी डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स कहते हैं यार क्या रिलेवेंस है तुम्हारे सिस्टम की। मैं कहता हूं कि रिलेवेंस इसीलिए है क्योंकि आप लोग जो है वो रोग के मूल कारण को गलत व्याख्या कर रहे हैं। वो गलत व्याख्या कर रहे हैं, वो इस तरह से पता लगता है कि जो रोग का कारण आयुर्वेद में कहा गया है वो अलग है और उन लोग रोगों को बाहर से उत्पन्न मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि आहार विहार आचार विचार के द्वारा जब हम अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को दूषित कर लेते हैं, अति योग करते हैं, अयोग करते हैं, अल्पयोग करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो बीमार हो जाता है। और सिस्टम जब बीमार हो जाता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। तो आप इसमें जो सही उत्तर है उसको आप डाल दीजिए, हम लोग मैसेज में देख करके और विनर का डिक्लेरेशन कर देंगे। अभी हम आपको बता दें, अभी और उनको टाइम नहीं दे रहे तो अभी थोड़ा चलो आप लोग क्या है, ये थोड़े जो प्रश्न हैं ये शुभम के जैसे इतने आसान प्रश्न नहीं है, थोड़े गहराई में जाकर के खोजने के हैं, तो इसलिए हम टाइम ना खराब करते हुए आप मैसेज जो भेजेंगे वो रिकॉर्ड यूट्यूब में के जो पूरी लिस्ट आ रही है, मैसेजेस का जो लिस्ट आ रही है उसके क्रम के हिसाब से जिसने सबसे पहला सही जवाब दिया होगा उसको हम पब्लिश करेंगे यहाँ पर, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसने जीता। तो फिर वो आप उसको यूपीआई के द्वारा हम 50 रुपया प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आयुर्वेद का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर डी, करेक्ट आंसर डी, स्वस्थ जीवन जीने का ज्ञान, विज्ञान एवं विधि। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अध्यात्म क्या है? ऑप्शन ए ये सब बेकार बातें हैं, ऑप्शन बी इसका अर्थ है अधि से अध्ययन एवं अध्यात्म से जो मैं हूं उसको संपूर्णता में जानने से है, ऑप्शन सी आत्मा के बारे में पढ़ना, ऑप्शन डी ये बातें बुढ़ापे में सोचेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अध्यात्म क्या है तो दीजिए। अब आप देखते हो कि इसमें भी आप 3 प्रश्न लगभग 3 उत्तर जो हैं व्यर्थ हैं, एक ही उत्तर काम का है। आपको वो खोजना है, आपको गहराई से जानना है, आपको समझना है। ये उत्तर खाली टेक्निकल नहीं है बल्कि ये
आपके दिल की गहराई में, आपके बुद्धि की गहराई में, आपके विवेक की गहराई में प्रवेश करें। आप इनको एक्चुअलाइजेशन में समझें। किसी शब्द को दूसरे शब्द से व्याख्या कर देना उसका अर्थ जानना नहीं है। अर्थ जानने के लिए आपको शब्द के अंदर में प्रवेश करना होता है, तभी आप कर पाते हैं। तो आप अगर इस विधि को पकड़ेंगे, जैसे मैंने इसमें हिज्जे किया, अधिधन आत्म अध्ययनो। अभी अध्ययनो जो है वो पढ़ना नहीं है। अध्ययनो और आत्म ये दो जब जुड़े तब ये, और अब ये गीता में भी इसके वर्णन आते हैं। अगर आप गीता कभी देखेंगे तो ये इसके अर्थ वहां पे प्रकट बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप स्वयं का अध्ययन करते हो अगर, तो भी आप अध्यात्म को ही करते हो। आप अगर स्वयं को पूरा पूरा जानते हो तो आप अध्यात्म को जानते हो। तो शुभम, इसका अच्छा सही उत्तर बता दो तुम। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यात्म क्या है? तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर वी, करेक्ट आंसर वी। इसका अर्थ है अधि से अध्ययन एवं आत्मा से जो मैं हूं उसको संपूर्णता में जानने से है ना। तो अब आपको पता चल गया, इसका आंसर वी है सही। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारे क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान या मेडिटेशन क्या है? ध्यान या मेडिटेशन क्या है? ऑप्शन ए, इसकी मुझे क्या आवश्यकता है। ऑप्शन बी, यह टाइम खराब करने वाली बात है। ऑप्शन सी, हर पल स्वयं को एवं अस्तित्व को जैसे वह है चुनाव रहित होकर जानना। ऑप्शन डी, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, जिसमें से कि एक उत्तर सही है भैया, और उसको आपको खोज करके देना है। मैं ज्यादा आपको इसमें हिंट नहीं दूंगा। बहुत साफ तरीके, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप अटेंशन देंगे किसी भी चीज में, जब आप अपने पढ़ाई के प्रोजेक्ट कोई भी बात कर लें, आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, आप गणित पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप फिजिक्स पढ़ते हो, आप बॉटनी जूलॉजी पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, आप कोई इंजीनियरिंग की मेटलर्जी पढ़ते हो, आप कहीं कुछ भी पढ़ते हो, तो आप ये देखेंगे कि अगर आप जिस चीज को अटेंशन देते हो, जिस को आप ध्यान देते हो, वो आप जल्दी सीखते हो। उत्तर बता दें भैया शुभम। हाँ, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान या मेडिटेशन क्या है, तो उसका आंसर हमारा है, सही उत्तर सी है, करेक्ट आंसर सी, हर पल स्वयं को एवं अस्तित्व को जैसे वह है चुनाव रहित होकर जानना। ये देखिए, आप जब आप चॉइसलेसली डूइंग, जय कृष्णमूर्ति जी का ये प्रसिद्ध वाक्य है, मैं इसको वहां से चुरा करके लाया हूं, पर कोई अच्छी चीज को चुरा लेना भी ठीक है। तो मैं कहूंगा, वो कहते हैं कि उनका प्रिय शब्द है चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन। चॉइसलेस, बल्कि वो अवेयरनेस को थोड़ा ज्यादा महत्व देते हैं ऑब्जर्वेशन की जगह। वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन एक प्रकार का टेक्निकल चीज है, हम लोग साइंस की भाषा में भी ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करते हैं, पर अवेयरनेस इज समथिंग एल्स। चेतन होना, अटेंटिव होना, उसको अटेंड करना, उसकी उपस्थिति को समझना, किसी भी चीज की, कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, पेड़ की, पौधे की, आदमी की, औरत की, गरीब की, अमीर की, सुख की, दुख की, कुछ भी जो हो रहा है उसको यदि आप जैसा को हो रहा है वैसा जानते हो तो आप ठीक जानते हो। यही मेडिटेशन का पहला और मेरे ख्याल से अंतिम सूत्र है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आप आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ जो भी अभी लाइव हैं, सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। क्या लाइक हम लोग जुड़ रहे हैं भैया, हम लोग सब आप लोगों से जुड़ रहे हैं, और सारे लोग एक दूसरे के साथ में मित्र होंगे और एक दूसरे को सब प्रकार से मदद करेंगे। ये एक ऐसा समूह, एक ऐसे लोग इकट्ठे होने वाले हैं जो लाइक माइंडेड होंगे, जो इसमें भरोसा रखेंगे कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे चेहरे अलग हो सकते हैं, हमारी प्रोफेशन से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम फीलिंग्स में सब एक हैं। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे और मदद करेंगे सबको सब तरह से जो हमारे से संभव है। तो ये ऐसी एक कोशिश है। ये YouTube मेरे लिए एक खेल है, आपके लिए भी एक खेल है, और YouTube हमको मदद कर रही है, इसलिए हम उसको भी धन्यवाद देंगे, और कि वो इस तरह से हमको जोड़ रही है। तो हम वी आर थैंकफुल टू देम ऑल्सो, एंड थैंकफुल टू एवरीबडी हु इज कमिंग हियर एंड seeing us and taking part into this
थैंक यू। यूट्यूब एक आगे बढ़ा। यूट्यूब एक मीडियम बन रहा है आपसे हमको कनेक्ट करने के लिए। आपके और बीच में एक जो है ना, तो वो जो एक मीडियम है यूट्यूब, यस। तो हम उसको भी धन्यवाद बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ऋषि मुनि किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए, जंगल में रहने से उनकी दाढ़ी मूछ बढ़ जाती थी, उनको ऋषि कहते थे। ऑप्शन बी, ऋषि ज्ञान विज्ञान की खोज करते थे, आज की भाषा में जिसको रिसर्चर कहते हैं, ऋषि रिसर्चर थे। ऑप्शन सी, मुझे नहीं मालूम। ऑप्शन डी, मैं नहीं जानता लेकिन मुझे जानना है। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ऋषि मुनि जो आयुर्वेद के ऋषि हैं, वेदों के ऋषि हैं, जितना हमारे चतुर्वेद जो हैं उनके, चतुर्वेद का ही एक उपांग आयुर्वेद है। तो हमारे जैसे चिकित्सा के विज्ञान के जो औषधि विज्ञान के जो स्पेशलिस्ट मेडिसिन के जो डिपार्टमेंट था, वो चरक महर्षि जो चरक उसके थे, और सुश्रुत शल्य चिकित्सा के थे। तो ये एक चीज ऐसी है कि हम ऋषि उसको कहते हैं जो खोजी था, जिसने खोजा, जिसने नई बातों की तरफ ध्यान दिया, जिसने हर चीज को, ऋषि जो है वो ध्यान से देखने का नाम है। ऋषि देखता है, उसका ज्ञान देख करके, समझ करके वो ज्ञान को प्राप्त करता है। और यहां तक कि पेड़ पौधे, वनस्पति, फूल पत्ती से ऐसा कहते हैं कि वो लोग बातचीत करते थे और उनसे ही प्रार्थना करते थे कि वट वृक्ष के पास गए और पीपल के वृक्ष के पास गए और उनसे कहा, प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे वृक्ष में स्थित ब्रह्म, आप हमको अपने ज्ञान को प्रकट करो। ये प्रार्थना की जाती थी कि आप ही अपने ज्ञान को हम पर प्रकट करो। और वो निःशब्द में वो ज्ञान प्रकट होता था, शब्दों में नहीं होता था। और निःशब्द में वो ज्ञान जो प्राप्त होता था, उसको ऋषि फिर संसार के लिए वेदों में कई जगह लिख करके गए। और यूं भी वो निशब्द ही है, वेदों में भी लिखने में कभी कभी वहां पे कुछ गलतियां भी हो गई होंगी, उसको हमको समझ के साथ में हमको फिर ऋषि बनना है। हम फिर वहां से अमृत उठा करके लाएंगे और खराब को छोड़ देंगे। लेकिन खराब ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कहीं होगा तो हम उसको फिल्टर करने में सक्षम होंगे। लेकिन हमको पहले ऋषि होना पड़ेगा। दाढ़ी के बिना भी ऋषि होते हैं, ये नहीं आप सोचो कि दाढ़ी के बिना ऋषि नहीं हो सकते। और मुनि का अर्थ क्या है, ये भी खोजो भैया। है, मैं मुनि के बारे में अभी नहीं कहूंगा, लेकिन उसको मैं कहूंगा कभी आपसे, तो उत्तर दे दो तुम इसको फिर। हाँ, ऋषि मुनि किसको कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे, ऋषि मुनि किसको कहा जाता था? तो उसका सही आंसर है, सही उत्तर वी, करेक्ट आंसर वी। तो वी अपना आंसर है। ऋषि मुनि ज्ञान विज्ञान की खोज करते थे, आज की भाषा में जिसको रिसर्चर कहते हैं, ऋषि रिसर्चर थे। ये देखिए कि आप जब रिसर्चर होगे, यूएस में और सारे जो विज्ञान का जो संसार है, अगर हमारे भाई साहब एक यूएस में है और उन्होंने कहा कि वहां पे किसी आदमी को कभी कोई रिटायरमेंट नहीं होता, क्योंकि रिटायरमेंट तब तक नहीं होता जब तक वो कुछ नया करते रहता है। तो यानी बुढ़ापे की एक पहचान कि जो आदमी बूढ़ा वो है जो नया सीखना बंद करता है, नया करना बंद करता है, नया खोजना बंद कर देता, वो बूढ़ा है। वरना बूढ़ा नहीं है कोई। उधर की भाषा में रिटायरमेंट कुछ नहीं है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको रिटायरमेंट नहीं हो सकता। रिसर्च करने का मतलब ही कि आप पूरी तरह से जीवित हो, तो आप रिसर्च करोगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मैं मानता हूं कि जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, कई साइंटिस्ट बेचारे ऐसे हुए कि तरस करके खाने के लिए तरस गए, पीने के लिए तरस गए, बहुत गरीब रहे, और इसीलिए बाद में रॉयल्टी का सिद्धांत आया। जिनके बल पे आज आप बिजली जला रहे हो, जिनके बल पे आप बल्ब जला रहे हो, जिनके बल पे आप टेलीफोन का आविष्कार हुआ, रेडियो का आविष्कार हुआ, और आज इतने हम लोग एडवांस आ गए, हम इस कंप्यूटर पर बैठे हैं और हम मोबाइल हमारे हर किसी के हाथ में आ गया। ये सब ऋषियों का ही कमाल। मैं मानता हूं कि संसार भर में वो ऋषि हुए जिन्होंने सब किया, और भारत में उनको ऋषियों की संज्ञा दी गई। हमारे ऋषि रिसर्चर ही थे और कोई अंधविश्वासी वो नहीं थे। और अंधविश्वास तो कहीं बाद में आप शिष्ट रूप में प्रवेश करा दिया गया वेदों में, या हो गया किसी गलती मानवीय त्रुटि के कारण, वरना ऋषि तो खोजी है, और संसार में जो खोजी है वो सब ऋषि है।
ये मेरा पक्का विश्वास है इस बात में। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चरक कौन थे? ऑप्शन ए, यह एक दवा कंपनी का नाम है। ऑप्शन बी, यह महर्षि चरक हैं जिन्होंने आयुर्वेद के मूल ग्रंथों की रचना की, जिसको चरक संहिता कहा जाता है। ऑप्शन सी, यह किसी आदमी का नाम मालूम पड़ता है। ऑप्शन डी, यह जंगल में घूमकर औषधियों का पता करते थे। तो चरक कौन थे? तो आपके 4 ऑप्शंस है जिसमें से कोई एक आंसर सही है। तो आई थिंक दैट कि अब मुझे बता देना चाहिए आपका आंसर। हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत लंबा वीडियो नहीं हो जाए इस कारण से हम उत्तर आपके वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप मैसेज में डालते जाएंगे उत्तर, जो सही उत्तर डालेगा, ये प्रश्नों को हमने कोई टू दी पॉइंट ऐसा नहीं कि भाई इसमें जैसे 2 उत्तर ऐसे हैं इस प्रश्न में जो लगभग ठीक है और एक बिल्कुल एक्यूरेट है और एक थोड़ा सा कम ठीक है, लेकिन अगर आप एक उत्तर भी सही दे देंगे और आपका मैसेज पहले नंबर पे आएगा तो वो इनाम आपका 50 रुपए का हो जाएगा भैया, आप जीत जाओगे उसको। सवाल 50 रुपए का बिल्कुल नहीं है, आप जीत के मजे को लेना चाहते हो सारे यंग लोग तो, और पुराने लोग भी अगर यंग है तो वो भी जीत का मजा लेना चाहते हैं तो जीत का मजा लीजिए। आप जरूर उत्तर भेजिए और हम कोशिश करेंगे कि ये, मैं जब तक के इस क्विज को किया नहीं था तो मुझे कम मजा आ रहा था, पर मैं अभी क्विज को जब कर रहा हूं तो मैं बहुत मजा इसका ले रहा हूं और मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है। हमको और कुछ करने चाहिए, कुछ पैसे थोड़े बहुत मैं अभी और खर्चा कर सकता हूं। मैं अगला कुछ समय तक के, मैंने पहले इससे कहा था कि शुभम ये लिखने में कल हम लोगों को 5-6 घंटे लगे, तो मैंने कहा था कि यार ये तो बहुत कठिन काम है, हमको इसको अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन मैं कम से कम एक क्विज तो और अवश्य करूंगा और उसको थोड़ा कठिन भी बनाऊंगा और शर्त थोड़ी कड़ी करेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लेंगे तो हम लोग और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बिल्कुल नेक्स्ट संडे से सबको एक तो शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तो 17वें नंबर के प्रश्न को शुभम ले आओ। हाँ, क्योंकि बहुत नहीं, पहले इसका आंसर दे देते थे इसका कि उत्तर दे दो। चरक कौन थे। तो इसका आंसर है सही उत्तर बी, करेक्ट आंसर बी। बी, यह महर्षि चरक हैं जिन्होंने आयुर्वेद के मूल ग्रंथों की रचना की है, जिसको चरक संहिता कहा जाता है। अगर आयुर्वेद के मूल में जाना है तो चरक संहिता को पढ़े बिना नहीं हो सकता। चरक संहिता को पढ़े बिना कोई वैद्य नहीं बन सकता। चरक संहिता को पढ़े बिना कोई आदमी कुछ भी नहीं जान सकता। और वो चरक संहिता एक मूल है, जड़ है, जिससे हम सब चीजों को जान सकते हैं, जो शरीर के, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, पंचमहाभूत मन, बुद्धि, इंद्रियां, 14 करण, ये है शरीर का एक फॉर्मेशन, जीवन का, जीवित शरीर का फॉर्मेशन। ये यहां से कहा गया मन। और हमारी जैसे अगर आप देखेंगे चरक महाराज की एक खासियत कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनोर्थानाम स्वस्थित्यभिधीयते। अब देखिए पूर्ण परिभाषा और स्वास्थ्य की परिभाषा ये लोग बहुत बाद में आया, पहले फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग, इसको इन्होंने कहा कि ये वेलबींग अगर है तो। पर यहां पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रसन्न है, जिसकी सब इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, जिसकी मन बुद्धि ठीक से काम कर रही है, जिसके सारी चीजें सब अच्छे से काम कर रही हैं, वो ठीक है। इसमें आत्मा भी जुड़ गई, मन भी जुड़ गया, बुद्धि भी जुड़ गई, सब कुछ जुड़ा है, तो ये पूर्णता का ज्ञान है। इसका उत्तर बता दो इनको भैया। नहीं, उत्तर बता दिया, नहीं आंसर। अच्छा, चलिए अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 17। सुश्रुत कौन थे? ऑप्शन ए, महर्षि चरक शल्य चिकित्सा के जनक माने गए हैं। ऑप्शन बी, महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने गए हैं। ऑप्शन सी, सुनने की कला जो कि अच्छी तरह जानता है उसको सुश्रुत कहते हैं। ऑप्शन डी, ऊपर में से कोई नहीं। तो ये सुश्रुत कौन थे? तो इसके ये बहुत आसान है ये, और आसान मैं कह जरूर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि हमारे देश में बहुत समय से लोगों को अंग्रेजी और दूसरी सब चीजों के ज्ञान को तो कहा गया, लेकिन हिंदी, संस्कृत ये लुप्त प्राय हो गई। हमारे अपनी वांग्मय, हमारे अपने शास्त्र, हमारे अपने वेद, हमारी अपनी चीजें, हमारे भारत देश की जो ज्ञान विज्ञान है उसकी परम उपेक्षा हुई है। इसके कारण से आज हमारी यूथ बिल्कुल भी कटा हुआ है। वो चरक और सुश्रुत के नामों को एक किसी अस्पतालों के नाम रख दिए जाते हैं, इस कारण से भर थोड़ा जान सकता है, लेकिन उनकी महानता को, उनके ज्ञान विज्ञान को नहीं जानता है। ये प्रश्न रखने के पीछे मेरी
महान ऋषियों के प्रति श्रद्धांजलि करना, उनको श्रद्धापूर्वक नमन करना। उनको मैं आज जीवित रूप में देखता हूं। अगर कोई आदमी चरक संहिता पढ़ता है, कुछ सुश्रुत संहिता पढ़ता है, ये 3 बड़ी संहिताएं कही गई, चरक, सुश्रुत और वागभट्ट, और 3 छोटी संहिताएं कही गई हैं। 6 संहिताएं हैं जो कि पढ़े बिना कोई आदमी आयुर्वेद का वैद्य होने का दावा करे तो वो झूठा होता है। तो ये प्रश्न को आप बताएं कि सुश्रुत कौन थे? चरक शल्य चिकित्सक थे या सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे, या फिर ये जो सुश्रुत का जो नीचे तीसरा सी दिए हैं, ये भी एक प्रकार का मैंने सुश्रुत का अर्थ करने का प्रयास किया, इसलिए उत्तर ये भी सही है। आप चाहे तो 2 उत्तर को निशान में दे सकते हैं और ऊपर में से कोई नहीं भी लिख सकते हैं यदि आपके पास कुछ और डेफिनेशन हो तो। अब हम इसके क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सुश्रुत कौन थे, तो इसका जो आंसर है, ये जो 4 ऑप्शन में से अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं, आपका सही उत्तर जो है वी है, करेक्ट आंसर वी। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने गए हैं, है ना। आई होप कि आप सभी लोग सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आयुर्वेद में रोग का कारण बताया। सर्वेशाम रोगाणाम कारणम कुपितामलाह, ये परिभाषा है। ये एक बहुत सूत्र है, बहुत महान सूत्र है। आहार विहार आचार विचार के दोषों से रोग होते हैं, ये दूसरा एक हो गई। पंच महाभूत की विकृति से रोग होते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोषों के कुपित होने से और विषम होने से, बलों के क्षीण होने से, यदि वो ज्यादा बढ़ जाए तो रोग, कम हो जाए तो रोग। ये एक तरह से हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन जो पहले जवाब देगा उसका जवाब सही होगा। हमने उत्तर भी आपको सूचित कर दिया। एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन जो है रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसके अलावा वो लाइफ स्टाइल से भी डिसीज के संबंध में बताती है। पर एक बहुत जो प्रसिद्ध तया चीजें हैं उसमें लोग इन्फेक्शन को हर कोई आदमी, अरे इन्फेक्शन हो गया, किसी को कुछ भी हुआ, अरे भैया उसको तो इन्फेक्शन हो गया। लेकिन हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक इन्फेक्शन के कीटाणु को पालने पोसने की खाना आपके शरीर में नहीं हो। तो सही उत्तर बता दो भैया। क्वेश्चन नंबर 18, आयुर्वेद में रोग का कारण बताया गया है। ऑप्शन ए सर्वेशाम रोगाणाम कारणम कुपित मलह। तो ये अपने जो 4 ऑप्शंस है उसका ये इसमें से एक आंसर सही है, तो उत्तर है डी। ए और बी। हाँ, ए और बी, हाँ, ये दोनों उत्तर सही है। हाँ, सही उत्तर डी है। हाँ, लेकिन ए और बी भी सही है। हाँ, है ना। हाँ, मतलब ये हमारा जो लगभग इसको ज्ञान देने की कोशिश करिए। ये क्विज बहुत ज्यादा नहीं, इस प्रश्न में बहुत क्विज नहीं है, खाली एक हमने पेच भर लगाया था कि सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सक है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है ना। तो ऑप्शन डी सही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, प्राण क्या है और यह कहाँ रहता है। ऑप्शन ए, प्राण वायु के रूप में अस्तित्व में है, सभी दिशाओं में व्याप्त होकर स्थित है, हम उसको श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिक्षण प्राप्त करते रहते हैं, प्राण की प्राप्ति में बाधा होने से मृत्यु संभव है। ऑप्शन बी, प्राणायाम के द्वारा हम अपने श्वसन संस्थान को शक्ति प्रदान करते हैं एवं दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं एवं निरोग रह सकते हैं। ऑप्शन सी, हम सांस की तकलीफ होने पर लगा लेंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। हाँ, हम सांस की तकलीफ होने, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। हाँ, ऑक्सीजन शब्द नहीं आ पाया है। हम सांस की तकलीफ होने तो पर, मैं आपको कह दूं कि मैंने वो एक मजे के लिए लगाया था। बाकी जो आप देख रहे हैं कि प्राणवायु की, जो मैंने पहले कहा कि प्राणवायु चारों तरफ अस्तित्व में प्राण तत्व फैला हुआ है और प्राण तत्व को हम अपनी नासिका के द्वारा प्रतिपल भर रहे हैं। हर कोई सांस ले रहा है, बिना सांस लिए तो मृत्यु ही है। इसलिए प्राणायाम करना बहुत लाभदायक है। तो मैं आपको प्राणायाम की सिफारिश करूंगा, सीख करके करें। किसी योग के गुरु से आप उसको सीख करके करें। और सांस की तकलीफ होने पर कई लोग अरे यार क्या हुआ, सांस की तकलीफ होगी तो हम तो नेबुलाइजर लगा लेंगे, हम इनहेलर लगा लेंगे, हम ऑक्सीजन लगा लेंगे। लेकिन आप जब ऐसा करेंगे तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे उन चीजों पे, और आपकी अपनी जो सांस लेने की जो ताकत है, आपकी मांसपेशियां है, रिब केज है आपका, डायफ्राम है आपका, नाक और गला है, और जो सांस की नली का ऊपर का एपिग्लॉटिस का हिस्सा है जहां पे कि
खाना भी कभी कभी घुसने से, पानी घुसने से ठसकी लगती है। ये सब चीजों को आपको इंटेक्ट लाइन को करना पड़ेगा। और साथ में रिब केज का भी एक्सरसाइज, भस्त्रिका रिब केज की एक्सरसाइज कराती है और कपालभाति डायफ्राम की एक्सरसाइज कराती है। डायफ्राम, रिब केज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंटैक्टनेस, उसका खुलापन, उसकी पेटेंसी, उसको पूरी तरह से ओपन रहना, खुला रहना। अगर आप ब्रांकोडायलिटिस लेते हैं तो एक्चुअली वो कंजेशन को खोलते भर हैं, सांस की इलाज वो नहीं कर पाते। और कोई भी नहीं, पहले ही अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं, सांस का हमारे पास कोई भी क्योर नहीं है। जो इनहेलर लेते हैं वो जिंदगी भर इनहेलर लेते हैं, नेबुलाइजर लेते हैं, या कोई जाकर के कभी कभी फिर वो बहुत तकलीफ हुई तो आईसीयू में भर्ती होते हैं और बड़े बड़े सिस्टम्स में जाते। तो जब आप किसी सिस्टम के अधीन होकर के सांस लेते हैं तो आप एक तरह से पैरालिसिस में जाने लगता आपका सिस्टम, और आपका सिस्टम कमजोर होकर के फिर आपको जल्दी मृत्यु की तरफ लेकर के जाने लगता। अगर आप प्राणायाम करके मजबूत रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद, आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन नंबर 19 जिसका आंसर डी करेक्ट है ना? जिसका आंसर डी करेक्ट है, डी इसमें करेक्ट है। हाँ, और बधाई हो आपको। नहीं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या हम आत्मा को जान सकते हैं? ए, नहीं जान सकते। ऑप्शन बी, जो सर्वज्ञाता है वह हमसे बड़ा है और हम उसके सामने क्षुद्र हैं, इसीलिए क्षुद्र विराट को नहीं जान सकता। ऑप्शन डी, आत्मा है भी या नहीं यह बात नहीं पता। ऑप्शन डी, मन और आत्मा एक है। ऑप्शन ई, ए, बी एंड सी करेक्ट आंसर है। देखिए, ये भी मैंने आपको सिर्फ एक चीज की तरफ इंस्पायर करने के लिए किया हूं। यहाँ पे कोई बहुत चैलेंज आपको नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि कोई आदमी गीता में पढ़ लेता आत्मा शब्द को और आकर के संसार में व्याख्या करने लगेगा, या किसी और वांग्मय में पढ़ लेगा, इंटरनेट पे पढ़ लेगा, तो क्या वो आत्मा को जान जाएगा? मेरा कहना बिल्कुल नहीं जान सकते। आत्मा कोई शब्दों में व्याख्या करने का, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये सब शब्द मात्र हैं जो मनुष्य ने गढ़ लिए। अल्लाह, गॉड, जो कुछ भी आपने गढ़े, ये मनुष्य के गढ़े हुए शब्द हैं और इन शब्दों से कोई भी ज्ञान नहीं होता। पानी बल्कि थोड़ा शुद्ध शब्द है कि पानी से आपको पानी का, हालांकि पानी का नाम फ्रांस में कुछ और है, जर्मनी में कुछ और है, तो इस भांति से तो बदलते जाता है चीज, लेकिन फिर भी ये बल्कि और भी ऐसे नाम हैं जो हम कहते हैं कि इनके बारे में वास्तव में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन मानने में हम बहुत कुछ मान लेते हैं। मानना जानना नहीं है। तो इसको ठीक से ध्यान मनन करें इस बात पे। ये मनन के विषय है, ये ध्यान देने के विषय है, ये अटेंशन देने के विषय है। आप इन पे अटेंशन पे करें, आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। और ज्ञान बड़ा भारी फ्रीडम है, ज्ञान बड़ा भारी आनंद है। आज बहुत लंबा हो गया है, तो अब मैं चाहूंगा कि हम इसको कंक्लूड करें। क्वेश्चन नंबर ये 20 का हमारा आंसर है ई आंसर करेक्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो अब मिनी स्क्रीन पे ले आओ। आज बहुत बहुत हम लोगों का ये क्विज खत्म हुआ। चल रहा है। अब ये क्विज खत्म हुआ और हम लोग अब आपसे विदा लेना चाहते हैं। और आप सब भी काफी देर हमारे साथ जो रहे, सबको बहुत हृदय से धन्यवाद। हमारा पहला ये प्रयास है, इसमें हमसे गलतियां हुई हैं, उनके लिए आप हृदय से क्षमा करेंगे। और हम लोग टेक्निकली वो एक चीज और अपन ने क्या एक कोर्स का अनाउंसमेंट करने के लिए भी बोले थे क्या? ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोर्स अनाउंसमेंट करने के लिए। हाँ, शुभम खास तौर पे चाहते हैं कि गणित का एक कोर्स वो कल्पतरु चैनल पे ही करें। 7 दिनों का एक कोर्स वो लाइव करेंगे। लाइव करोगे? हाँ, लाइव करेंगे। और बोर्ड पर समझाने के लिए भी वो बोर्ड के द्वारा भी गणित को समझाने के लिए वो खासतौर पे जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, गेट की तैयारी करते हुए सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है कि शुभम
खुद भी इसको तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों को जो कि उनको गाइड ये करेगा और उनको प्रेरणा देगा। मैं प्रेरणा देने के लिए मैं भी साथ में मौजूद रहूंगा कि कैसे आप अपना समय काटें, कैसे गुजारें, कैसे उसको मैनेज करें। आप सुबह से लेकर रात के सोने तक क्या करें और सुबह कितने बजे आप उठ करके अभ्यास करें, शरीर को कैसा रखें, भोजन कैसा करें। अभी आप लोगों की परीक्षा संभवतः फरवरी के महीने में आने वाली ना, तो फरवरी के महीने तक के लिए मैं आपको एक अच्छी डाइट, अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट, आपको अच्छा भोजन, आपको अच्छी निद्रा, आपको पानी कैसा पीना है, आपको कैसे दिन गुजारना है, ये स्वास्थ्य के विषय में मैं आपके बेस्ट पॉसिबल आपकी इंटेलिजेंस काम करे उस दिन में, ये मैं कोशिश करूंगा कि ये ऐसा होए और ये बहुत बड़ा एक लेसन आपके लिए होगा। और शुभम आपको टेक्निकली गणित बताएगा। और जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो कोर्स स्टार्ट करने का मेरा मेन पर्पस इसलिए है क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे जो अपने स्टूडेंट्स हैं, मैं जब भी ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में फ्री में ही पढ़ाता हूँ, तो मैंने गेट इंडस्ट्री में पढ़ाया हूँ, क्योंकि भोपाल में भी इम्पेटस बिल्डिंग करके प्रतीक जैन सर हैं, तो वो मैं उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हूँ। तो वहां पर भी जब मैं पढ़ाया हूँ, वहां पर भी देखता था मैं। आप देखो तो अपना जो मैन कॉम्पिटिशन जो हमारे एमपी का, मध्य प्रदेश का, वो भोपाल में है, जहां पर कि मैं इम्पेटस करके कोचिंग में वहां पर मैं पढ़ाया हूं। तो वहां पर जैसे कि मैं जब भी वहां पर भी देखा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे तो सिर्फ नोट्स बनाए और चले जाते थे। उनको बेसिक चीजें याद नहीं रहती थी, जैसे कि किसी फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं उनसे पर्सनली बातें करता था, उनसे बोलता था कि मोटिवेट करता था कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और मैं तो ऐसे भी थोड़ा वहां झूठ भी बोल देता था कि यार मेरे से भी नहीं बनता था, तो मैं स्कूल में भी नहीं सीखा था, मतलब कॉलेज में आकर ही सीखा हूं, मुझे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता था। वो थोड़ा थोड़ा करके फिर इस तरीके से। और कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, उसके साथ साथ फिर जो पीडीएफ है, तो उस वीडियो लेक्चर की आपको पर्टिकुलर पीडीएफ मिलेगी, उसके साथ साथ फिर एक डीपीपी सॉल्व करने के लिए मिलेगी। ये सब आप कल्पतरु टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेगा। और उसके लास्ट में जब वो डीपीपी रहेगी, हम लोग डीपीपी करेंगे, उसको आप सॉल्व करिए। उसके बाद फिर संडे को हम टेस्ट भी रखेंगे। तो इस तरीके से अब हम मेरे हिसाब से टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत समय हो गया है। हाँ। आप सबको साथ रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। और अगली बार हम लोग और इस सबको और बेहतर ढंग से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार और धन्यवाद। हाँ। करके बंद कर दो, खत्म करो। मैं मोबाइल दे रहे हो कि नंबर। Thank you for your participation. Stay tuned, stay connected. We will meet live next Sunday. Don't forget to subscribe the channel, like video and share with your friends. Thank you so much. तो अब हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दें सर। हाँ, कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड। तो ये है हमारा इस नंबर पे आप अपने जो जिनकी लिस्ट हम जारी करेंगे, 20 लोगों की लिस्ट हम जारी करेंगे, उस लिस्ट के सभी लोग अपना यूपीआई एड्रेस हमको दे देंगे, तो हम उनके उस पे पैसे डाल देंगे। और फिर जो जैसे कुछ लोग गूगल पे यूज करते होंगे, कुछ लोग फोन पे, कुछ लोग पेटीएम, तो जो भी यूज करते हैं तो वो वाला आप उसमें आजकल ऐप की प्रॉब्लम नहीं रही। हाँ। अगर अपन भीम ऐप यूज कर रहे हैं तो फिर सभी जगह पैसा पहुंच ही जाता है। बेसिक यूपीआई भीम ऐप ही है। हाँ। तो इसलिए भीम ऐप मैं भीम ऐप ज्यादा यूज करता हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और उसमें कोई झंझट नहीं है, उसमें लूटपाट कुछ नहीं है, तो मैं तो भीम ऐप करता हूँ यूज। तो आप सब लोग जो भी ऐप यूज करते हो उससे कोई मतलब नहीं, यूपीआई आईडी आप भेजेंगे, आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8770967900 है ना। तो एक बार और कंफर्म कर लो आप नंबर 8770967900। धन्यवाद। हाँ, आई होप कि कंफर्म हो गया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड है ना। आखिरी नमस्कार कर लो और कुछ नहीं। अब हम बढ़िया, आप बेहतरीन तरीके से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर आपको ऐसे ही क्विज खेलने को मिलेगा। अब हम इस सेशन को यहीं पे करते हैं एंड। चलो ये बहुत लंबा हो गया, लेकिन पर कर रहे हैं क्या, लेकिन नहीं ये और देखो फ्लो जब आएगा